स्लोवेनिया की सरकार ने 15 मई को देश में कोरोना महामारी को आधिकारिक रूप से खत्म घोषित कर दिया था। ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय देश था। रोजाना महज 1 या 2 केस आने के कारण स्लोवाक सरकार ने यहां पर यह ऐलान जो है वो किया और अब स्लोवेनिया में महज 6 ही केस हैं जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। कई और भी ऐसे देश हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या जो है उसकी इकाई अंकों में सिमट गई है। आइसलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ बेहतर तैयारियों के कारण अब ये देश कोरोना मुक्त होने की कगार पर हैं। हमने इनकी बेहतर तैयारियों को समझने की कोशिश की, जबकि अगर बात भारत की जाए तो यहां पर मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला कर लिया है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। धीरे धीरे थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिरकार भारत की कोरोना से निपटने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे भारत कोरोना को हराएगा, कैसे अपने देश की जनता को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अनलॉक के तहत देश को खोलने का चरण शुरू हो चुका है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत में कोरोना के मामले कितने हैं। 2 लाख के पार ये मामले भारत में हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 2 लाख के पार चली गई है और आपको बता दें कुल संक्रमितों की संख्या 2,07,615 है। भारत में कोरोना के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 1,03,02 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 8,909 मरीज बढ़े हैं और कोरोना में मामलों की अगर बात की जाए तो 30 जनवरी को पहला मामला आया था और 1 लाख मामले हो गए थे 19 मई को और 2 लाख मामले अब 3 जून को 2 लाख से पार चले गए हैं। कोरोना के खिलाफ भारत कहां पर है? केस के हिसाब से भारत जो है 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें अगर गंभीर केसों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर है भारत दुनिया भर में और वहीं पर अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो चौथे नंबर पर भारत खड़ा होता है और मौत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 13वें नंबर पर है भारत। और वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 15 अप्रैल को 11.42 था और वहीं पर 2 जून को 48.07 और वहीं मौजूदा वक्त में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो ये भी हमने आपको दिखाई है। आपको बता दें कि कैसी तैयारी है, कितने आइसोलेशन बेड्स हैं, कितने कोविड अस्पताल हैं, आईसीयू बेड 20,000 से ज्यादा हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट भी 69,000 से ज्यादा है। क्वारंटीन सेंटर 10,000 से ज्यादा है। तो भारत की क्या कुछ तैयारी है इस बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो भारत में 2 लाख के पार ये आंकड़ा जो है कोरोना वायरस के संक्रमितों का पहुंच चुका है, लेकिन भारत कितना तैयार है? जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत भी हो चुकी है, तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है या फिर जो देश कोरोना मुक्त हो चुके हैं उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की थी, क्या कुछ उन्होंने कदम उठाए जो भारत ने नहीं उठाए और इसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भुगतना पड़ रहा है। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश परमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर परमार, आपका बेहद स्वागत है खबर फास्ट पर। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि ग्राफ भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप भारत को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? जिस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आगे की तस्वीर क्या दिखाती है? बहुत
बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चैनल के माध्यम से मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि नो डाउट अभी हमारे देश के अंदर जो एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बट कहीं ना कहीं हम एक चीज देखना चाहते हैं कि बात करें हम दो चीजों को लेकर के, जो वायरल इलनेस है या कोरोना वायरस है उसके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो चीजें हैं वो अभी भी हमारे पास वही कहीं ना कहीं जो तरीके हैं, चाहे वो जी डॉक्टर राकेश परमार, आपकी आवाज जो है सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल दिक्कत है। आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि 2 लाख के पार जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है और वहीं पर इसी मुकाबले में कुछ देश ऐसे हैं, कम आबादी वाले देश हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जिस वजह से आज कोरोना का आंकड़ा जो है वहां पर कम हो गया है। वहीं पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तनुज पुनिया भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देश के बारे में जानकारी लेते हैं। जी तनुज पुनिया जी, आपका बेहद स्वागत है खबरफास्ट पर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि 2 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है, 15 दिन में डबल हुआ है। क्या कुछ तैयारी है भारत सरकार की इस कोरोना के आंकड़े को झेलने की, इस कोरोना का मुकाबला करने की? जी पुनिया जी, तो यहाँ पर शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि भारत में लगातार आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और दुनिया में कुछ देश, मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर उनकी सरकारों ने कुछ ऐसे कदम कोरोना वायरस के आने से पहले ही उठा लिए दुनिया की स्थिति को देखते हुए, जिसकी वजह से आज वो कोरोना संक्रमण पर कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाने में और कोरोना को दूर करने में कहीं ना कहीं सफल होते हुए साबित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश परमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फिर से संपर्क करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर राकेश, क्या आप कहेंगे, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, 15 दिन में डबल हो गया है ये आंकड़ा, आगे की तस्वीर क्या दिखाती है अगर मेडिकल ग्राउंड्स में देखें तो? आपने अच्छा प्रश्न किया है और एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते तो उनकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की कोरोना वायरस की इलनेस है, एक रेस्पिरेटरी रूट का वायरस है, यानी कि ऐसा बीमारी जो कि रेस्पिरेटरी रूट खांसने छींकने से या फिर कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है। तो नो डाउट केसेस तो बढ़ेंगे आगे आने वाले समय के अंदर भी, क्योंकि यह वायरस सांस से, छींकने से और कॉन्टेक्ट के कारण फैल रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि आने वाले समय के अंदर भी पेशेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस हमें आगे बढ़ते हुए ही दिखेंगे। अभी इसका नंबर ऑफ केसेस आपके पीक आना बाकी है और पीक आने में अभी समय भी लगेगा, यानी अभी और केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पहले दुनिया में 30वें नंबर पर था भारत, फिर 25वें नंबर पर आया, फिर 15वें नंबर पर आया, अब 7वें नंबर पे अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस के लिहाज से, केसेस के हिसाब से भारत जो है 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। डरने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल आपकी बात सही है, नंबर ऑफ केसेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं नंबर ऑफ केसेस के मायने में हम रैंक ऑफ पायदान में ऊपर चले जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। बट कहीं न कहीं चीज यह है कि नंबर ऑफ केसेस ये बढ़ेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है। बट मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं वायरस के मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास चीजें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का यूज या फिर इस तरह की चीजें हैं, तो हमें चीजों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। जी, वही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तनुज पुनिया एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और सुभाष शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही खबरफास्ट पर बेहद स्वागत है। तनुज पुनिया जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार कितनी तैयार है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रखे हैं, डबल हो गए हैं आंकड़े, 7वें नंबर पर भारत जो है केसेस के हिसाब से पहुंच चुका है दुनिया में। जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। और हाँ जी, माफी चाहूंगी मैं आपसे। जी जी, मैं जैसा कि आप बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, संक्रमण से फैलता है, एयर से फैलता है। तो जब हमको ये पता था कि ये है, तो 30 जनवरी को, जैसे आपने कहा कि पहला केस हुआ है, 30 जनवरी के बाद मेरे ख्याल से इनको 1 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन कर देना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आज संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको 30 जनवरी में दिख रहा है। 6:45 पे पहला केस आया था, उसी समय अगर कर देते, राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि 12 फरवरी को कहा था कि कोरोना फैल रहा है, आपको इस पे करना चाहिए। आज ये जो महामारी फैली है, ये सरकार, केंद्र सरकार की देन है। नमस्ते ट्रंप चल रहा था, जहां जहां 5,000 लोग आपके विदेश से आए हैं, जहां जहां वो गए सबसे ज्यादा वहीं पे संक्रमण हुआ है। उसके बाद अनप्लैंड लॉकडाउन लगभग 2 महीने के बाद
मार्च 24 को किया है, 24 को शायद शुरू हुआ था लॉकडाउन आपका जी। मार्च 24 को शुरू किया, तब तक ये जगह जगह पहुंच चुका था जी। अगर ये शुरुआत में कर देते लॉकडाउन तो ये आज ये हालात ना होते। जी, यही हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने केसेस आने से पहले ही लॉकडाउन जो है कर दिया था। ऐसी कोशिशें उन्होंने की, ऐसी तैयारियां उन्होंने की। तो आप सीधे तौर पर ये मानते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है कि यहाँ पर जो तैयारियां नहीं की गई हैं। ये इसका जवाब जो है मैं सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा जी से लेना चाहूंगी। जी सुभाष शर्मा जी, आपका क्या मानना है कि भारत सरकार की तैयारियां कितनी सफल साबित हो रही हैं? देखिए, जो ये महामारी है वो बहुत भयंकर है और इसका हमें सबको मालूम था कि ये पहले कम्युनिटी स्प्रेड होगा जी। और उस स्थिति में अब भारत आता जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा मामले जो हैं फिलहाल आ चुके हैं जी। पर इसके बावजूद अगर आप देखें तो जितनी हमारी आबादी है जी। उस हिसाब से अभी हम बचाव की में हैं जी। पर अगर इस बचाव को अभी लोगों, क्योंकि इसमें पूरा समय के लिए आप पूरी इकोनॉमी को बंद नहीं कर सकते, पूरे कारोबार बंद नहीं कर सकते, तो बचाव तो हमें खुद को करना पड़ेगा। सरकार को तो जो कदम उठाने हैं वो उठाने ही चाहिए और उठा भी रही है। और मैं समझता हूँ कि अभी कुछ कमी है क्योंकि सब मुख्यमंत्री जो हैं जितने प्रांतों के, उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने लेवल, यहाँ तक कि जो जिलायुक्त हैं उनको पावर्स दे दी गई हैं कि आप खुद निर्णय लीजिए कि आपके जिले में क्या लागू करना है और क्या लागू आपने नहीं करना है जी। तो स्थितियां हर इलाके की अलग अलग हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं और अभी इनको और कठोर करने की जरूरत है, क्योंकि जो गाइडलाइंस WHO ने या भारत सरकार ने जारी की हैं उन गाइडलाइंस की पूरी तरह भी पालना नहीं हो रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, पार्कों में सुबह से घूम रहे हैं, बाजारों में रश हो रहा है। तो अगर ये जो इस पर स्थानीय प्रशासन या किसी भी स्टेट, मैं हरियाणा की बात अगर करूं तो हरियाणा में भी जो है सभी जिलों में ये स्थितियां जो हैं एक जैसी नहीं है। जैसे कुछ जिलों में स्थितियां बहुत ठीक है, पर फरीदाबाद जिसकी बात करूं मैं, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, तो यहाँ स्थितियां ज्यादा खराब हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। तो कल हमारे फरीदाबाद में 60 केसेस के आसपास थे, 59। तो आज सुबह तक 13 केसेस और ऐड हो चुके हैं। तो ये स्थितियां तो गंभीर बनती जा रही हैं। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि 2 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है, तो इस दौरान जो अनलॉक 1 किया गया है वो कितना सही है? 8 जून से बहुत सारी चीजें कहीं हद तक खुल जाएंगी, लोग कितने बाहर निकलना सभी ने शुरू कर दिया है, तो कहाँ किस हद तक जो है ये अनलॉक 1 सही है देश के लिए? देखिए, अनलॉक 1 तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए, यूरोप पूरा जो सबसे पहले चपेट में आया था चाइना के बाद, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, तो वहां भी उनको खोलना पड़ा, कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ी, क्योंकि लोग या तो फिर भूखे घर में मर जाएंगे। अगर लेकिन यही बात है कि बाकी जो कुछ देश हैं जिन्होंने कोरोना मुक्त खुद को घोषित किया है, उन्होंने पहले से ही तैयारियां की थी। एक पहला संक्रमित मरीज आने से पहले से ही उन्होंने तैयारियां कर ली, पहले से ही जो है उन्होंने लॉकडाउन कर लिया। आइसलैंड ऐसा देश है, न्यूजीलैंड ने बहुत सारे कदम जो है वो पहले से ही उठा लिए थे। और यहाँ पर 30 जनवरी को पहला केस सामने आया और लॉकडाउन किया गया मार्च के अंत में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बहुत से देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, वहां पर वो रोका। हमारा आइलैंड नहीं है, हम बहुत सारी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, वहां पर आना जाना आप कितना भी टाइट कर लीजिए, देखिए फिर भी जो है आप रोक नहीं पा सकते। कोई सामान आ जाता है, कोई और तरह के लोग किसी गैर रास्ते से आ जाते हैं, तो यहाँ हमारी और उन लोग की स्थितियां अलग हैं, भौगोलिक स्थितियां। तो बिल्कुल ठीक कह रहे कि उन देशों ने फिर भी हमारे से बेहतर प्रयास किया। वहां की आबादी भी कम थी और टेरिटरी ज्यादा थी, हमारी टेरिटरी कम है, आबादी ज्यादा है, तो हमारी स्थितियों को उनके साथ हम नहीं जोड़ सकते, ना उनसे मुकाबला कर सकते हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी सरकारों को और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोशिश और नहीं की गई तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तैयारी पहले और की जा सकती थी। डॉक्टर राकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, जैसे कि सुभाष शर्मा जी ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर जो है भारत पहुंच चुका है, तो इससे आगे की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर खड़ा हुआ है भारत।
बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है मैडम। और जैसा जर्नलिस्ट साहब ने बताया था कि नो डाउट पेशेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में इंडिया में मिल रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि रेस्पिरेटरी ग्रुप का वायरस है तो उसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। बट एक्चुअली जहां हम बात करते हैं कि सीरियस इलनेस से क्रिटिकल इलनेस के पेशेंट्स इस बीमारी के कारण बहुत कम है, अराउंड 1% या 2% केस ही इस तरह के केसेस हैं। दूसरी चीज यह आती है कि जो बीमारी है वो कॉमन ऐसे लोगों के अंदर है, या तो उनकी उम्र ज्यादा थी या जो क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को हमें बाउंड रखना होगा, लोगों को अपने आप में जागरूकता लेकर आनी होगी कि जो लोग क्रॉनिक इलनेस से सफर करते हैं, जिनको डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीजें हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, उनको अपने आप को अभी भी घर से बाहर नहीं निकलना होगा। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तभी आपको किसी स्टेप के लिए आगे बढ़ना होगा, बड़े हम अनलॉक फेज में आ चुके हैं उसके बाद ही। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी है नो डाउट केसेस बढ़ेंगे, इसके क्रिटिकल इलनेस के मैनेजमेंट के लिए जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, जो इस लड़ाई से लड़ने के लिए जो पिलर हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, एज ए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, उनके अंदर उनको मिलने वाली व्यवस्थाएं, उनको मिलने वाली सुविधाएं और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सरकारों द्वारा कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहां पर अप टू मार्क हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उसके माध्यम से ही हम इस बीमारी से लड़ाई लड़ेंगे। बट आज प्रेजेंट डिस्कस में बैठते हुए हम ये नहीं कह सकते कि किस दिन कोरोना खत्म होगा, किस दिन ये बीमारी खत्म होगी। यह कहना अभी भी एक प्रश्नवाचक है और बहुत जल्दी होगी। हम नहीं कह सकते कि उस डेट में कोरोना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राकेश आपके पास वापस आऊंगी। अनिल गोयल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनिल गोयल जी, आपका बेहद स्वागत है खबरफास्ट पर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में 2 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। सरकार कितनी तैयार है इस आंकड़े से निपटने के लिए? सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ हम सबको सहयोग देने की आवश्यकता है। उसमें चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, और चाहे उसमें आम जनता हो। आप ये देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र जो है, जहाँ पर कांग्रेस शासन का राज है, वो वहाँ पर इतने ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आज हमको इस दृष्टि से लड़ना पड़ेगा कि हमको कोरोना से लड़ना है। हम अपनी अब हम अनिल गोयल जी, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है, पूरे देश में आया है। ऐसे वक्त में राजनीति करना, दूसरी विपक्षी पार्टियों पर इल्जाम लगाना, ये कहाँ किस हद तक सही है? आप एक बात बताओ, दिल्ली सरकार जो है अपने हाथ खड़े करिए, मेरे पास चले देने पैसे नहीं है, रोज एड में पैसा बर्बाद करिए। फालतू बर्बादी बंद करनी पड़ेगी, कोरोना में पैसा लगाना पड़ेगा, दिल्ली की जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा कहने मतलब कि हमारे जो शासक हैं, उन शासकों को भी इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि उनकी ईमानदारी से कोरोना के विरुद्ध लड़े। जनता का सहयोग चाहते हैं, जनता सहयोग दे रही है, लेकिन उनको भी उस सहयोग भावना से काम करना चाहिए, ना कि झूठा प्रचार प्रसार। पुनिया जी, अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है। कहाँ से पूरा सहयोग? प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का इंतजाम किया, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल में डलवा दिया, इतने मुकदमे डाल दिए। अरे 100 अनिल जी, एक बार तनु जी का सवाल जवाब सुन लीजिए। 5000 लोग आ जाते, मदद करने को हम तैयार हैं। आप मुकदमे लगाते रहते हैं हमारे ऊपर, हम कैसे मदद कर पाएंगे? जेल में डाल रहे हैं आप भैया। अगर मदद अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी केवल थर्मल स्क्रीनिंग करके आप होम क्वारंटाइन करा दे रहे हैं। जब वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, जब वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो पूरा का पूरा मोहल्ला को आप सील कर दे रहे हैं। कैसे संक्रमण रुकेगा? संक्रमण इसीलिए नहीं रुक रहा है। और पिछले 15 दिन महाराष्ट्र की बात ना करिए। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अभी बता रहे थे हमारे साथ पैनलिस्ट जो बैठे हैं, महाराष्ट्र के पैनलिस्ट जो बैठे हैं, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र स्थिति को जाना गया, आप होम क्वारंटाइन कर रहे हो। अनिल जी, तनुज जी की बात एक बार सुन लीजिए, दोनों अगर बोलेंगे तो नहीं बात हो पाएगी। जी तनुज जी, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि जैसे हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति की बात, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, सबसे ज्यादा आना जाना महाराष्ट्र से होता है। लोग विदेश से आते हैं, वहां पे लॉकडाउन नहीं किया, बाहर की फ्लाइट नहीं रोकी, तो लोग आए तो सबसे ज्यादा फैला वहीं गुजरात में फैला। वहां पे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बिजनेस हब है, इसलिए सबसे ज्यादा वहां फैल रहा है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे बाराबंकी जिले में, हमारे जिले में अगर कोई प्रवासी मजदूर आता है बाहर से, तो उसकी केवल थर्मल स्क्रीनिंग करके होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वो अपने घर में जाके इसका जवाब डॉक्टर राकेश से मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश, तनुज पुनिया जी कह रहे हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग सिर्फ कर दी जाती है और उसके बाद जो है और कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता। क्या थर्मल स्क्रीनिंग कितनी लाभदायक है या कितनी वो सही है, कितने सही तरीके से बता सकती है?
एक्चुअली जो प्रश्न किया है मैडम, थर्मल स्क्रीनिंग के कारण हम केवल जब रेज टेम्परेचर हो उसको पता कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अंदर जो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, उससे लेकर के बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो केवल सिम्टोमेटिक बेसिस पे या थर्मल स्क्रीनिंग के बेसिस पे यह कहना कि ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम नहीं कर सकते। बट इस तरह की चीजें हैं, अगर कि पेशेंट थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है उसके बाद उसको क्वारंटाइन कर दिया, अगर क्वारंटाइन का रूप तरीके से फॉलो किया जाए और उसके बाद में अगर उसको कोई सिम्टम डेवलप होते हैं देन उसकी स्क्रीनिंग की जाए, वो बहुत नेसेसरी है, यह चीज है। बट यही मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यहीं पर स्लोवेनिया जो देश है उसने थर्मल स्कैनिंग सिर्फ नहीं की, हॉस्पिटल जो भी यात्री बाहर से आ रहे थे, दूसरे देशों से आ रहे थे, कहीं भी मूवमेंट उनकी हो रही थी, उनके जो टेस्ट किए जा रहे थे, सिर्फ थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा रही थी, टेस्ट किए जा रहे थे हॉस्पिटल्स में। इसीलिए जो है वहां पर केसेस में कमी आई और कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाया। जी अनिल जी, मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बस का इन्होंने जो ड्रामा करा था, बस के अंदर इन्होंने एम्बुलेंस के, मोटरसाइकिल के 8 नंबर दे करके 1000 फॉर्मेलिटी पूरी करी है। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से जब बच्चे जो कोटा के अंदर थे उनको इनसे रिक्वेस्ट करके आप ये कोटा के बच्चे भेज दो, तो इन्होंने 60,000 रुपए पर बस चार्ज लिया है जी। अनिल जी देखिए, अगर हम एक दूसरी पार्टी पर, अपनी पार्टी पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर चलता रहेगा तो इस गंभीर महामारी के दौर में हम लोग कैसे देश में एकजुट होकर जीतेंगे? तो बात ये है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, भारत किस तरीके से लड़ेगा इस आंकड़े से? मैं यही बात कहती हूँ, आज हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ये ड्रामे वाली राजनीति छोड़नी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आज चाहे बॉम्बे का हालत खराब हो, चाहे दिल्ली की हालत खराब हो, इनको हमें सुधारना पड़ेगा। हमको मन से काम करके एक पेश करना पड़ेगा, ये हमने ऐसा कहा, तुम भी करके दिखाओ। हम जहाँ हमारी स्टेट है वहाँ कर देखिए, यहाँ पर कंपटीशन वाली आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, राज्यों में कंपटीशन करना, तो राज्य में कंपटीशन नहीं है भाई। मैं अपने राज्य में अच्छा करके दिखा रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर वो राज्य में सुभाष शर्मा जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि दोनों ये पार्टियां हैं आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, कहां तक ये सही है कि देश में महामारी का दौर चल रहा है और उस वक्त में एकजुटता जहां दिखानी चाहिए वहां पर ये राजनीति, सियासत चल रही है, लोगों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी और कांग्रेस के शायद अनूप जी थे जी, वो जिस प्रकार से महाराष्ट्र और गैर राजस्थान और बीजेपी की सरकारों, गैर शासित कांग्रेस शासित राज्य और दूसरे की बात कर रहे थे कि वहाँ उनके वहाँ ज्यादा हो रहा है और उनके यहाँ ठीक नहीं है, तो ये बात करने का, अब ये राजनीति करने का मौका नहीं है। बहुत दुख होता है सुनते। ये वक्त हमारा आम लोग, आम जनता के साथ, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सामाजिक संस्था से ताल्लुक रखता हो, उसका फर्ज बनता है कि वो इस वक्त लोगों में जागरूकता फैलाए और जो सहयोग वो कर सकता है गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसे करना चाहिए। ये तभी कोरोना को हम दूर कर सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार हमारी आबादी, और हम देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ के आसपास है, एक आप ये समझिए कि पाकिस्तान से भी ज्यादा आबादी है एक स्टेट हमारी, और अगर इतनी घनी आबादी वाले जो हमारे शहर हैं, वो आप हम मुकाबला करें दूसरे देशों का, तो वो तो इतनी घनी आबादी नहीं है। और फिर हमारे राजनीतिक पार्टियां उस बात की गंभीरता को ना सोचते हुए सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई करें, तो ये बहुत ही दुखद है। ये नहीं होना चाहिए और इनको मिलकर काम करना चाहिए जी, क्योंकि ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है टांग खिंचाई करने का, क्योंकि अगर टांग खिंचाई करने पर आए तो नैया जो है हमारी डूब जाएगी। अनिल गोयल जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि 8 जून से लगभग बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुलने वाली है, तो ऐसे वक्त में ये 2 लाख का आंकड़ा जो पार चला गया है, 15 दिन में ये डबल हुआ है, 7वें नंबर पर भारत जो है केसेस के मामले में पहुंच चुका है, किस तरीके से डील करने वाली है सरकार? नहीं, मैं जो मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि आज हम सबको मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई में सबने मिलकर के लड़ाई लड़नी है। इस बात से हम सहमत। और सही मायनों में जिस तरीके से पहले दिन से ही भारत सरकार पूरी ईमानदारी से इस पर लगी हुई थी, और आज निश्चित तौर पर आज क्या है कि जीना भी है और जहान लिया नहीं, बचना भी है और आर्थिक व्यवस्था को ठीक भी करना है। तो इसलिए हमको पूरी सावधानी के साथ डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, मास्क लगा करके, सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए
और ईमानदारी से हमें इसके काम करना चाहिए। और अपनी जो फिजूल खर्ची है जी जी, सवाल यही है कि कैसे आप ये पालन, जो सावधानियां लोगों से कैसे आप उनसे बरतवाएंगे, कैसे सावधानी को रखेंगे, क्योंकि 40% अगर आबादी की बात की जाए तो वो मास्क नहीं लगा रही है। 8 जून से सब खुल रहा है, लोग 1 जून से ही बाहर आ चुके हैं और बाहर निकलेंगे, लेकिन सावधानी कैसे बरतेंगे ताकि कोरोना का आंकड़े को रोका जा सके? मैं देखो, हम सब हर हिंदुस्तानी को कोरोना योद्धा बन करके ही काम करना पड़ेगा। अगर उसके पड़ोस में कोई मास्क नहीं लगा तो उसको भाई प्लीज भैया मास्क लगा ले, हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा। जहाँ पर चीजें गलत हो रही है उनको हमें समझाना, नहीं माने तो प्रशासन को जानकारी देना। मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलकर के, जब इसके ऊपर वो राजनीतिक बयान आने लगते हैं तो मजबूरी में हमको राजनीतिक बयान देने पड़ते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे ये कोरोना का जो है, हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, हम सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना है। हम सब ठीक रहेंगे तो लड़ाई को घर में बातें लड़ते रहेंगे। आज हम इसमें सबको साथ लेकर के, अब ये कमेंट जो आने शुरू हो जाते हैं उससे वातावरण वाकई में खराब होता है। जी जी, तनुज पुनिया जी आपसे जवाब चाहूंगी। यहाँ पर अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि वहां से कमेंट्स आने लगते हैं तो राजनीति को हमें एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता है। मैम, अगर ये सही काम करें तो राजनीतिक कमेंट भी ना आए। मेरा एक सुझाव है, मैं अब राजनीति बिल्कुल अलग करके एक सुझाव देना चाह रहा हूँ, एकदम सच्चे मन से सुझाव दे रहा हूँ कोरोना के लिए, कि जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है कि थर्मल स्क्रीनिंग करके होम क्वारंटाइन करने की और कोरोना के टेस्ट के वेट करने की, उससे संक्रमण और फैल रहा है। और ये 2 लाख नहीं, ये इसका दुगना भी हो सकता है आने वाले दिनों में। इसका सिर्फ एक उपाय है कि अगर बाहर से कोई आदमी आए उसको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए, ना कि अपने घर ना भेजा जाए। जब तक कि उस पर टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कि आप उसको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन करें। ये मेरा एक सुझाव है जो आपके माध्यम से और सुभाष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुभाष जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखिए कोरोना के इस महामारी के टाइम में एक मुझे बहुत और दुखद लग रहा है कि कोरोना योद्धाओं के नाम पर कुछ संस्थाएं जो हैं बड़े पैमाने पर वो उनको सर्टिफिकेट बांट रही हैं कि आपने कोरोना वॉरियर हो, आपने वो किया, और लेने की भी होड़ लगी और देने की भी होड़ लगी है। जबकि होना ये चाहिए कि लोगों को ये जागरूक करे कि आप रोग प्रतिरोधक अपनी क्षमता बढ़ाओ। ये बीमारी जब तक हमारी वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आ जाती जो हमारे को कोरोना से बचाव दे सके पूरी तरह से, तो तब तक केवल एक उपाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, उस पर जोर देना चाहिए, ना कि इसके सर्टिफिकेट लेने, प्रमाण पत्र लेने की, बांटने की या लेने की होड़ लगी होनी चाहिए। मैं सभी पार्टियों से कहूंगा, सभी संस्थाओं से कहूंगा कि इस चीज से दूर रहकर और ईमानदारी से काम करें। जी, तो एक अच्छा सुझाव यहाँ पर सुभाष शर्मा जी ने दिया है। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत में केसेस जो है, बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो एज ए मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट, असली कोरोना योद्धा चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ है, उनका सम्मान होना चाहिए, हमें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी रोटियां सेकती हैं और उनको कोरोना के बारे में एबीसीडी नहीं पता है और वो गाइडलाइंस बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, जबकि मेडिकल गाइडलाइंस आईसीएमआर द्वारा जो होती हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण डिस्टर्ब होती हैं। इससे नए नए हर स्टेट के अंदर नई गाइडलाइंस आती हैं। जो मेडिकल फील्ड के लिए लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को ही इस चीजों के बारे में दी जाए, वही लोग गाइडलाइंस बनाएं और उनको पूरे स्ट्रिक्ट फॉलो करें, उनके अंदर कहीं भी कोई राजनीतिकरण नहीं हो। जी डॉक्टर राकेश, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 7वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है, तो ये अब आगे आने वाले भविष्य में कितना और बढ़ सकता है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैडम, रेस्पिरेटरी रूट से पहले फैलने वाला वायरस है। हम कोई लिमिट नहीं कह सकते नंबर ऑफ केस इंडिया के अंदर कितने होंगे, 4 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 6 लाख होंगे। जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन टेक्निक और जो भी गाइडलाइंस हमें आईसीएमआर द्वारा जारी की जाती है उनका तरीके से हम फॉलो नहीं करेंगे और इसके अंदर जो क्रिटिकल इलनेस पेशेंट्स उनको मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर तरीके हमें नहीं मिलेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है। नंबर ऑफ केसेस के हम बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें बहुत दूरी तय करनी है, सभी को मिल करके, राजनीति नहीं करते हुए, और मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, जो सब लोगों को सहयोग करते हुए और हमें चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को एक फ्रंटलाइन बॉडी की तरह आगे रखते हुए हमें बीमारी को मिलकर लड़ाई लड़ना है। नंबर ऑफ केसेस का हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, तो कोरोना वायरस के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो काफी लंबी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जैसा कि हमारे सभी गेस्ट ने बताया कि लड़ाई बेहद ही लंबी है और हमें इसे लड़ने के लिए सावधानियां बरतने की बेहद जरूरी है।
क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यहाँ पर जो है अब अनलॉक 1 की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, लेकिन वायरस का आंकड़ा जो है, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए सभी को राजनीति से बचते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत है, ताकि इस कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।